बुधनी, विजयपुर और रायपुर दक्षिण सीट, ये दोनों ही प्रदेशों की वो 3 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है। और इसके लिए चुनावी शोर, यानी कि जिस प्रकार की रैलियां होती हैं, इसके साथ ही साथ बड़ी रैलियां, चुनावी प्रचार, रोड शो अब थम चुका है। और आपको बता दें, दोनों ही पार्टी के दिग्गजों ने पूरी तरह से जान फूंक दी, क्योंकि जिस प्रकार से रायपुर दक्षिण की अगर हम बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी का सेफेस्ट जोन है। और बुधनी और विजयपुर, यहां पर भी बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि दोनों उपचुनाव में उसे जीत मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगली जो बड़ी और अहम खबर सामने आई है वो ग्वालियर से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बंद पड़ी जेसी मिल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम मोहन ने बड़ा ऐलान किया है कि जल्दी मजदूरों की बकाया देनदारी चुका दी जाएगी। जेसी मिल की 712 बीघा खाली जगह पर आईटी सेक्टर बनाया जाएगा और इंदौर की हुकुमचंद मिल, उज्जैन की विमल मिल की तर्ज पर ही इसका निराकरण प्रदेश की मोहन सरकार करने जा रही है। तीसरी खबर राजधानी भोपाल से है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में रामधुन का आयोजन होता है। दरअसल यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठे छात्रों ने यहां पर रामधुन की। छात्रों का कहना था कि मंदिर जाने से उन्हें रोका गया था। वार्डन ने छात्रावास में रहने वाले छात्रों को रोका था। इस पर भी बवाल हो रहा है। चौथी खबर है मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां खेत में लगे बोर से अचानक आग निकलने लगी। इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है कि बोर से आग आखिर कैसे निकल रही थी। ग्रामीणों में खासी दहशत है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पांचवी और आखिरी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां अगरबत्ती गोदाम में भीषण आग लग गई। ये घटना तीन इमली चौराहे के पास की बताई जा रही है और आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट आया। तो सबसे बड़ी खबर आज की है 3 विधानसभा उपचुनाव की। अगर हम बात कर रहे हैं, चुनावी शोर अब धीरे धीरे थम चुका है। दोनों ही पार्टियों को जनता को जिस तरह से आकर्षित करना था चुनावी रैली के जरिए, रोड शो के जरिए, वो अब खत्म है। अब डोर टू डोर चुनाव प्रचार होगा और वो भी बहुत ही शालीनता से, शांति से। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की और सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख सीटें बुधनी और विजयपुर और छत्तीसगढ़ की एकमात्र विधानसभा सीट जिसका नाम है रायपुर दक्षिण, जहां पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए 2 दिन बाद यानी कि 13 तारीख को वोटिंग होगी। और इसके नतीजों की अगर हम बात करते हैं तो वो 10 दिन के बाद, जब दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आएंगे और सभी सीटों पर, देश सहित प्रदेश की तमाम सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को पता चलेंगे। बहरहाल अब जनता किस प्रकार से अपना मत प्रस्तुत करती है। उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए और शुरू से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये दावे अभी हुए हों। सियासी परिपाटी कुछ ऐसी होती है जब दोनों ही पार्टी के नेता मैदान में होते हैं और अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। बहरहाल रायपुर दक्षिण की सीट हो या मध्य प्रदेश की 2 सीटें, जिसमें बुधनी सीट हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये पारंपरिक सीट। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ भोपाल और रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से मनोज राठौर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और रायपुर से शिवम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। मनोज जी, 2 सीटों की हम लगातार खबरें भी दिखा रहे हैं और क्या वहां पर हो रहा है ये भी हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। पल पल की अपडेट। अब चुनावी प्रचार तो धीरे धीरे अब थम चुका है, लेकिन किस पार्टी ने कितना दम लगाया, क्या सियासी खबरें निकलकर सामने आई, हमारे दर्शकों को बताएं जी। बिल्कुल, दोनों ही सीट की बात करें तो दोनों ही सीट पर जीत के लिए जो है बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है, जबकि अपनी ज़मीन बचाने के लिए कांग्रेस जो है इस चुनावी मैदान में संघर्ष करती हुई नजर आ रही है।
क्योंकि अब एक घंटे से कम का जो है वो समय बचा है चुनावी प्रचार प्रसार में। इसके बाद डोर टू डोर जो कैंपेन है वो जो पार्टियों के नेता हैं वो कर सकेंगे, घर घर जाके जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी तरीके की सभा या फिर रैली या रोड शो जो है वो नहीं हो सकेंगे। क्योंकि अब चुनाव आयोग कल से जो है सभी मतदान केंद्रों में, क्योंकि 300 से ज़्यादा मतदान केंद्र बुधनी में भी है और 350 से ज़्यादा बीजेपुर में, जबकि वोटर्स की बात करें तो करीब 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स दोनों ही विधानसभा में, और रेशो की बात करें तो महिला और पुरुष की जो संख्या है वो दोनों ही विधानसभा में लगभग आधी आधी है। यानी महत्वपूर्ण वोट बैंक है बीजेपी के लिए महिला, दूसरा वर्ग भी उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि तमाम सियासी समीकरण के तहत ये चुनाव बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, क्योंकि दोनों ही सीट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से खाली हुई है। पहली सीट जो है वो बीजेपुर की जो कांग्रेस में शामिल हुए थे रामनिवास रावत, उन्हें वन मंत्री बनाया गया, उनकी वजह से सीट खाली हुई थी, वो बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। इसके अलावा केंद्र जब शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया, कृषि मंत्री बनाया गया, तो उनकी वजह से जो है सीट बुधनी की खाली हुई। वहाँ पर जो पूर्व सांसद थे रमाकांत भार्गव, उनको मौका दिया गया। इसके अलावा जो ज़मीनी पकड़ वाले नेता कहे जाते कांग्रेस की तरफ से, राजकुमार पटेल, उनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, और जो कांग्रेस की रणनीति है वो कहीं ना कहीं बुधनी पे कास्ट फैक्टर की जातिगत समीकरण के लिहाज से वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन दोनों ही सीट पर जो है लगातार कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के प्रचार प्रसार की बात करें तो बीजेपी ने खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों ही सीटों पर 12 जो है वो जनसभाएं की। इसके अलावा 3 रोड शो किए, 2 विजयपुर में किए, 1 बुधनी में किया। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी 12 जनसभाएं की, जिसमें से 2 रोड शो विजयपुर में किया। इसके अलावा 1 बुधनी में नामांकन के दौरान वो करते हुए नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 जनसभाएं की, और जो सबसे ज़्यादा जनसभाएं की वो बुधनी से की, क्योंकि बुधनी सीट जिताने की जिम्मेदारी उन पर सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जिम्मेदारी वाली ही बात है, और दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता बखूबी इस बात को जानते हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा। अब रायपुर का रुख करते हैं, और रायपुर में भी इस वक्त चुनावी शोर थम चुका है। शिवम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिवम, पारंपरिक सीट भारतीय जनता पार्टी की, आकाश शर्मा आते हैं कांग्रेस पार्टी से, नए चेहरे, सियासत का अनुभव उतना नहीं है जितना सुनील सोनी को है, यानी कि उनके प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी से। पर चुनाव किस प्रकार से दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने जोर लगाए। जी बिल्कुल, देखिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दौर था, और इस अंतिम दौर में 2 बहुत महत्वपूर्ण जो हैं इंसिडेंट्स हुए हैं। आज एक सीएम का बड़ा रोड शो हुआ है, जो लगभग जो बड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या के साथ किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो उनका जो महारैली होने वाली थी उसे प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। तो ये आज काफ़ी चर्चा में रहा, जो क्योंकि आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। एक तरफ सीएम और बीजेपी जो है बड़ा एक रोड शो करते हुए नजर आ रही है, जिसमें मंत्री मौजूद हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। और दूसरी तरफ जब रैली को लेकर के जब अनुमति मांगी गई थी जो प्रशासन से, उसे खारिज कर दी गई। इसलिए जो आकाश शर्मा है, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, उन्होंने फिर डोर टू डोर अभियान चलाया। जो जनसंपर्क रहा वो वार्डों में ज़्यादा तौर तक फोकस रहा है। और पूरा जो दिन रहा है आज का चुनाव प्रचार थमने से पहले तक, तो बीजेपी जो है अपनी शक्ति दिखाती हुई नजर आई है, और कांग्रेस जो है डोर टू डोर जो प्रचार अभियान है वो करती हुई नजर आई है। ये बृजमोहन अग्रवाल की सीट मानी जाती है। बृजमोहन अग्रवाल लगभग 8 बार के विधायक रहे हैं यहाँ से, और जब वो केंद्र में जो सांसद बन के चले गए हैं उसके बाद से ये सीट खाली हुई, और तब से सियासत का मुख्य अखाड़ा भी रही है। अब 13 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जो बीजेपी प्रत्याशी हैं सुनील सोनी, उन्होंने काफी दमखम दिखाया है, जगह जगह पर प्रचार प्रसार किए हैं। कई जगहों पर वो बृजमोहन अग्रवाल के अलावा खुद भी निकले थे प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन ज्यादातर जगहों पर
ब्रिजमोहन अग्रवाल जिनकी ये सीट मानी जाती है, जिनके कारण ये सीट जो है बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, वो उनके साथ प्रचार प्रसार में मौजूद रहे हैं। और जो पूरा एक अखाड़ा बना था दक्षिण को लेकर के, उसमें जो है मंत्रियों की जो भूमिका थी। अच्छा शिवम, ये बताइए, कांग्रेस ने एक बात कही बदलाव की बयार को लेकर कि आकाश शर्मा नए कैंडिडेट हैं, सुनील सोनी ने रायपुर सांसद रहते कुछ किया नहीं, ये फैक्टर चला? बिल्कुल, देखिए, अगर बीएसटीवी की जो पूरे 19 वार्डों में जो पड़ताल की थी उसकी बात अगर की जाए तो दोनों मुकाबले जो है, पहले जो ये माना जाता था कि 80 और 20 का मुकाबला है, यानी 80 बीजेपी की तरफ से और 20 जो है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव हुआ था वो युवा नेता वर्सेस एक निष्क्रिय प्रत्याशी का जो नाम लेकर के, नारा लेकर के जो कांग्रेस उतरी थी। वहीं जो बीजेपी है, जो कांग्रेस है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने ये नारा दिया था कि जो निष्क्रिय नेता है उनके खिलाफ इस बार परिवर्तन की बयार है। और बीजेपी ये कह रही थी कि जो दक्षिण में जो ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं, उनकी ये परंपरागत सीट रही है, बीजेपी का गढ़ है, और पूरे 10 महीने की सरकार में लगभग दक्षिण में जो जितना विकास की बयार बही है वो ब्रिजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में बनी है। तो कहीं ना कहीं जो सक्रिय और निष्क्रिय वाला जो फैक्टर था, सही आपने कहा। बहरहाल अब हम देखेंगे, 2 दिन बाद ही मतदान होने हैं, जनता ने लगभग फैसला भी कर लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की मोहन सरकार ने मजदूरों के हित में एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला बहुत अहम है। खबर ग्वालियर से है, जहां पर जेसी मिल के मजदूरों को एक बड़ी सौगात प्रदेश की मोहन सरकार देने जा रही है। जेसी मिल की देनदारी के लिए सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि जल्दी मजदूरों की जो बकाया देनदारी है वो प्रदेश सरकार चुकाएगी। जेसी मिल की खाली जगह पर आईटी सेक्टर स्थापित होगा, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा है। हम न्यायालय में भी जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे, जिससे इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो सके। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जेसी मिल का निरीक्षण भी किया। जेसी मिल की देनदारी के लिए मुख्यमंत्री का ये बड़ा ऐलान है और खास तौर से उन श्रमिकों के लिए ये बहुत ही बड़ी राहत बताई जा रही है। मुझे बताया गया कि 8000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ इस जेसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए, जिनने भगवान को प्यारा होगा, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। दूसरा, सरकार का निर्णय है कि ऐसी ज़मीनें जहां हम भविष्य में उद्योग के लिए या किसी और काम के लिए भी लें, लेकिन शहर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब चारों तरफ से शहर बढ़ गया तो ऐसे में ये एक तरह से बेगौरी स्थिति में पड़ा रहना या एक तरह से लावारिस स्थिति में रखना, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे इस बात का संतोष है, हमने अधिकारियों को लगाया हुआ है और हम निर्णय कर रहे हैं कि हर हालत में बहुत जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी सरकार बनने के तुरंत बाद हमने हुकुमचंद बिल का निराकरण इसी प्रकार से कराया था। वहाँ भी लगभग 7-8 हज़ार मजदूरों का देनदारी का प्रकरण था और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसको हमने समाधान कराया था उनकी मौजूदगी में। निर्णय उसी प्रकार से करने जा रहा है। इसी प्रकार से हमने उज्जैन के अंदर विनोद विमल मिल के मजदूरों का पैसा दिलवाया था और आने वाले समय में जैसे ये जेसी मिल के लिए लगे, इसके बाद ऐसी प्रकार के सज्जन मिले, ऐसी प्रदेश की कोई भी प्रॉपर्टियाँ जिसमें मजदूरों का हित बाकी है, गरीबों का हक बाकी है, हम उसको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वकीलों को हम बता रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी समाधान खोजें। जो बीच में जिनके फाइनेंस है, वैसी बैंकों से भी हम उच्च स्तर पे बात करेंगे ताकि बैंक से इसका समाधान मजदूरों के हित में हो। सरकार अपने पक्ष को अच्छे ढंग से रखते हुए बहुत जल्दी समाधान, क्योंकि मुकदमा नहीं लड़ना है, हमको समाधान खोजना है, इसलिए समाधान खोजने में लंबा समय नहीं लगने वाला है। उम्मीद करेंगे जल्दी जल्दी इसका निराकरण। तो साफ तौर पर निराकरण की बात प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आए। इंदौर की हुकुमचंद मिल और उज्जैन की विमल मिल की तर्ज पर प्रदेश के मुखिया जेसी मिल का भी निराकरण करने जाने। सीधे ग्वालियर का रुख करते हैं। प्रहलाद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रहलाद, जेसी मिल का ये पूरा मामला और मुख्यमंत्री के इतने सिलसिलेवार बड़े ऐलान कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए भी बहुत ज्यादा राहतमंद बात है और साथ ही साथ उस क्षेत्र का भी विकास होगा। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उठाया है। पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो मिल के मजदूरों के बीच पहुंचा और मिल का निरीक्षण किया और पूरी जो बकाया देनदारियां हैं उस पर चर्चा की।
उन्होंने बताया कि जिस तरह से हुकुमचंद मिल और प्रदेश की अन्य जो मिलें थी जो बंद हो गई थी, जिनकी देनदारियां थी, उसी तर्ज पर जेसी मिल के जो मजदूर हैं उनकी देनदारियां होंगी। तकरीबन 135 करोड़ की देनदारी है। इसमें 8,000 श्रमिक हैं, कुछ की मृत्यु हो गई है, कुछ के परिवार वाले हैं जिन्हें जो आर्थिक सहायता है, जो बकाया राशि है वो मिलेगी। इसके अलावा तकरीबन 125 बीघा ये जमीन है, जिसका भी सीएम ने निरीक्षण करके ये तय किया है कि इसे आईटी हब के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा, क्योंकि मिल की जो प्रॉपर्टी है वो उपयोग में आए, इस तरह का प्रयास होगा। और ग्वालियर में आईटी की बड़ी अपार संभावनाएं हैं, यूथ को रोजगार मिले, तो उस दिशा में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बात रखी है। तो निश्चित ही ऐतिहासिक कदम है। और जेसी मिल के जो मजदूर हैं तो लंबे समय से, कई दशकों से उन्हें इंतजार है कि उनकी कोई सुध लेगा। प्रदेश का मुखिया अगर उनके बीच पहुंचता है तो उसके बहुत मायने हैं, और उनका दुख दर्द बांटने की ये कोशिश है। निश्चित ही ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है। और अगर उनकी देनदारियां देने के बाद अगर यहाँ आईटी हब विकसित होता है तो ये भी ग्वालियर चंबल अंचल के लिए बड़ी बात होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि दुख दर्द बांटने ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और बड़ा ऐलान भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से एक खबर है। भोपाल की एक यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, वहां पर रामधुन की गई। किसने रामधुन की गई आपको विस्तार से बताएंगे, पर क्यों की गई इसे समझिए। दरअसल मंदिर में जाने से छात्रों को रोका गया, ये छात्रों का आरोप है। और बताया जा रहा है कि वार्डन ने जो हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को मंदिर में जाने से रोका, ये आरोप सामने आया। इसके बाद ये छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठकर रामधुन करने लगे। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये छात्र रामधुन करने लगे। यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं और इनके साथ एबीवीपी के कार्यकर्ता भी यहां पर रामधुन में जुट गए। तो पूरा मामला ये है, जो छात्रों का आरोप है वो इस बात को लेकर है कि इन्हें मंदिर में जाने से रोका गया, और आरोप लगाए हैं हॉस्टल के वार्डन पर। और यही वजह है कि इन्होंने इस तरह से इस पूरे वाकये का विरोध किया। परिसर में ये रामधुन करने लगे और इन छात्रों को एबीवीपी का भी साथ मिला है। एबीवीपी के भी छात्र नेता इन छात्रों के साथ हो लिए और वो भी रामधुन करने लगे। तो ये पूरा मामला भोपाल की बीयू बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से सामने आया है, जहां रामधुन का आयोजन होता है। यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठे इन छात्रों ने रामधुन की। छात्रों का कहना है कि उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया, और वो आरोप लगा रहे हैं वार्डन पर, हॉस्टल के वार्डन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया, जिसका विरोध वो इस तरह से कर रहे हैं रामधुन करके। तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी कैंपस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस पूरे जो रामधुन का आयोजन था उसमें एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं का साथ भी इन छात्रों को मिला है जो वहां पढ़ाई करते हैं। तो इन छात्रों ने हॉस्टल के वार्डन पर इस बात का आरोप लगाया है, और इनका ये कहना है कि वार्डन ने इन्हें मंदिर में जाने से रोका, जिसका विरोध उन्होंने कुछ इस तरह से किया है। तो बहरहाल ये इस मामले ने लगातार तूल भी पकड़ा है, और सियासी गलियारे तक भी ये मामला धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो फिलहाल सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी खासा वायरल हो रहा है, जिसमें ये छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में, यानी कि यूनिवर्सिटी परिसर में इस तरह से रामधुन कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। जिसमें उन्होंने हॉस्टल के वार्डन पर इस बात के आरोप लगाए हैं कि हॉस्टल के वार्डन ने ही मंदिर
में जाने से इन्हें रोका था। तो भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जिसमें साफ तौर पर प्रबंधन पर ये आरोप लगाए गए हैं, वो भी छात्रों द्वारा। और सीधे भोपाल का रुख कर रहे हैं, हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनोज जी, ये क्या वाकया है जिसमें छात्र बैठे हैं, रामधुन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं हॉस्टल के वार्डन पर? जी बिल्कुल, जब छात्रों ने ये जानकारी एबीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दी, तो उसकी जो विद्यार्थी परिषद की जो शाखा है या फिर जो विंग है, उसने यहाँ पर आके उनके कार्यकर्ताओं ने आके छात्रों के साथ बैठकर रामधुन यहाँ पर शुरू कर दी है। हालांकि मैनेजमेंट के हस्तक्षेप के बाद ये मामला शांत हो गया है, लेकिन इसी बात को लेकर छात्र अड़े हुए हैं कि जो मंदिर है वहाँ पर जो वार्डन है वो उन्हें जाने से रोकती है। हालांकि इसके पीछे एक दूसरी कहानी भी ये सामने आ रही कि छात्र बेवजह जो है हॉस्टल से बाहर जाते हैं, मंदिर का बहाना बनाते हैं और कैंपस से बाहर निकल जाते हैं। तो एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये आरोप है कि वार्डन की मनमानी नहीं चलेगी और जो मंदिर है उसमें किसी भी छात्र को जाने से नहीं रोका जा सकता। तो अपने नियम है कैंपस के, और ऐसे में प्रशासनिक तौर पे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो इस पूरे मामले को सुलझा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर खेत में बोर का काम हो रहा था और वहां से एकदम से आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देखकर आसपास के लोगों में खासी दहशत भी आ गई। और अब इस बात के प्रयास भी किए जा रहे हैं, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बोर में से ये आग किस तरह से निकल रही है। और रीवा से हमारे सहयोगी गोविंद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गोविंद, अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? आग की लपटों का कारण क्या है? जी, आपको बता दूं, ये सिमरिया विधानसभा के खड्डा गांव में जो सुबह आग दिनेश शुक्ला जी के खेत में बोर हो रहा था और उसी दौरान कुछ पानी निकला और पानी के साथ ही कोई बताया जा रहा है कि कोई गैस निकली है और इसी गैस में आग भी निकलने लगी। इसी गैस के कारण आग निकलने लगी। हालांकि 2 घंटे तक ये आग रही और इसके बाद वो बुझ गई। इसके बाद इस पर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि के बाद अब पूरी तरह से मामला शांत है और लोगों में अब उतनी दहशत नहीं रह गई। 2 घंटे के बाद किसी प्रकार की कोई गैस या आग की जानकारी नहीं मिली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर से एक खबर है, जहां पर अगरबत्ती के गोदाम में भीषण आग लग गई। भीषण आग की तस्वीरें भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि राहत बचाव कार्य फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा किया भी जा रहा है। तस्वीरें इंदौर की हैं। आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया गया है। इंदौर से हमारे सहयोगी भारत फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भारत, अभी क्या कुछ अपडेट है? हाँ, देखिए, फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया विवेक, लेकिन बात की जाए आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और ये अगरबत्ती का पूरा गोदाम था, कारखाना था, यहाँ पर मौजूद संचालित हो रहा था। लेकिन गनीमत रहे कि जब जैसे जैसे आग बढ़ती गई, जब मौजूद जो कर्मचारी थे वो तत्काल वहां से कुशल सुरक्षित बाहर निकल गए थे। दमकल की टीम को भी वहाँ पे मौके पर पहुंचने में थोड़ा सा समय लगा था, क्योंकि तंग गलियों में अंदर ये कारखाना था। लेकिन जैसे ही दमकल की टीम पहुंची, उन्होंने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। अभी आकलन नहीं किया गया कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन संभवतः लाखों रुपए का जो कारखाने में माल मौजूद था अगरबत्ती और जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो सामने देखने को मिली विवेक, की बिना कोई फायर इक्विपमेंट, जो इतने बड़े बड़े कारखाने या गोदाम संचालित होते हैं, तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर के कई बार जिला प्रशासन या फिर नगर निगम द्वारा हिदायतें दी गई है, या फायर सेफ्टी को लेकर के 50 लाखों बार जो है हिदायतें देने के बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है। और यही गोदाम में कोई फायर सेफ्टी का कोई इक्विपमेंट नहीं था, जिसके चलते आग बेकाबू हो गई, विकराल रूप ले लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी जांच इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, लेकिन संभवतः शॉर्ट सर्किट ही जो है आग का कारण है। सभी आग पर पूरी तरह से दमकल ने काबू पा लिया है और बेहतर है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। और इसमें जो स्थानीय पुलिस है इस पूरे मामले की जांच करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भारत, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
और फिलहाल के लिए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।